नहीं तो फिर सुनते सुनते थोड़ी ना होगा, इधर ध्यान दूं कि उधर ध्यान दूं? All right, hi everyone, good morning. Hi Harsh, hi Pranav, hi Durgesh, good morning Dhruv. All right, so थोड़ा late हो गए. Let's start with our discussion for the day. So last class में जो मैंने आपको बताया था, समझाया था, relating to understanding of the radial wave function and the angular wave function, उसमें किसी को कोई doubt है? I'll allow you to unmute. हाँ. That was clear? All right. ठीक है. So अब हम थोड़ा सा और आगे का पार्ट देख लेते हैं. Which looks like that we are going to calculate the probability of finding the electron around the nucleus, but we aren't. However, what I would want you to know are the steps that are involved. The flow hai calculation of probability ka, that is something which I would want you to be aware about. ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे. जो इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, वैसे इंटीग्रेशन हमको करने आते नहीं है. राइट, आपको जैसे ये वाला इंटीग्रेशन करना आता है. ग्रेट. आपको ये वाला इंटीग्रेशन करना आता है? अरे ये तो आता होगा, कैसे नहीं आता? e की पावर x dx का इंटीग्रेशन नहीं आता? कैलकुलस में खाली डिफरेंशिएशन किया है अभी तक. अच्छा, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं कराया? नहीं सर. नो सर. बेसिक इंटीग्रेशन ही नहीं आते. मैं तो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस के बारे में बात करने वाला था, समथिंग ऑफ दिस नेचर. ये तो आपको आएगा भी नहीं जब तक आप मतलब ये बेसिक तो आपको फिर भी सिखा देंगे अभी फिजिक्स में, बेसिक कैलकुलस में. बट ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये तो और डिफिकल्ट हो जाएगा और चैलेंजिंग हो जाएगा. ये आपको अभी नहीं आएगा.
तो इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने में इंटीग्रेशन वगैरह इन्वॉल्व होंगे. तो विल नॉट एक्चुअली डू द इंटीग्रेशन, विल नॉट एक्चुअली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, बट विल try to understand what are the steps that happen in the background to come up with this probability, right? एक बेसिक फ्लो आपको याद है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी जाती है और फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स अस वेव फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स. ये एक फ्लो याद है? यस सर. ठीक है, अब लेट्स से आपके सामने ये क्वेश्चन है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. आपके सामने अब ये क्वेश्चन है. 1s orbital has the following wave function, right? This entire thing, this entire equation is called as wave function, है ना? This entire thing is called as the wave function, right? ये इसका रेडियल पार्ट है और ये एंगुलर पार्ट है. s ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट में क्या है? थीटा फाई नहीं आता है. आपको याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं आपको ये दिखाया तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ हाँ 1s का तो हमें ये याद था. नहीं, वैसा नहीं. आई एम शोइंग यू दैट ये 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है. ठीक है, जो ये साई है, राइट, ये हमें क्या शो करेगा? लाइक इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ r in this equation, the value of psi that will come out will give me what? Will give me the the amplitude of the electron wave, right? जैसे इसमें आप r की वैल्यू a0 डाल दोगे, ठीक है, या whatever distance from the nucleus you want to put, and then you come up with the amplitude. Now you remember our discussion from the last class that according to Max Born, square of this amplitude is related to the probability of finding the electron, right? यहाँ तक अपने लास्ट क्लास में देखा था. ठीक है, अब नोटिस करना, मैं एक और टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ. सो दिस साई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन is called as probability density. ठीक है, it is not exactly equal to probability but equal to what we call as probability density. Now definitely अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर ये डेंसिटी क्या होता है? मतलब 799755. what does this probability density mean? Right, because ये एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रहेगी. दैट ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मीनिंग क्या है? आपके दिमाग में डेंसिटी का मीनिंग क्या रहता है? व्हाट इज इट दैट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. करेक्ट. सो आप लोगों ने डेंसिटी वर्ड का मीनिंग पढ़ा है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो पढ़ा है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मास डेंसिटी. ठीक है, दैट इज द ट्रू definition that you have studied. Mass density is equal to mass per unit volume. Now इसका यूज कैसे करते थे आप लोग? मान लो आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, आपको उस ऑब्जेक्ट का लेट से मास निकालना है. तो आप मास निकालने के लिए क्या करते हो? मास डेंसिटी जो है उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट, तो आपको मास मिल जाता है, राइट. अच्छा, अब नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा एज अ ह्यूमन बॉडी, डू यू थिंक आपकी बॉडी की डेंसिटी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट? लाइक द डेंसिटी ऑफ your legs is equal to the density of your fingers is equal to the density of your head? ऐसा नहीं है ना. अलग अलग डेंसिटी हो सकती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी का, राइट. तो
अगर मैं सिंपल मास डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम करता हूँ तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये रफ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज कैलकुलेशंस करता हूँ। अगर मुझे एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी होगी, ठीक है, इफ आई वाज टू डू एक्यूरेट कैलकुलेशंस, तो मैं कैसा करूँगा, आई विल से आपके सर की डेंसिटी D1 है और सर का वॉल्यूम V1 है, आपके टॉर्सो की डेंसिटी D2 है और वॉल्यूम V2 है, आपके लेग्स की डेंसिटी D3 है और वॉल्यूम V3 है, राइट। इस तरीके से आई वुड प्रोसीड टू कम अप विद अ मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। है कि नहीं? डिफरेंट पार्ट्स का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर करके मैं ऐड करूंगा। आई थिंक दिस विल बी अ मोर एक्यूरेट वे ऑफ कमिंग अप विद एन आंसर, राइट। नाउ इसी चीज को, ठीक है, मैथमेटिकली इसी चीज को ऐसे समेशन से डिनोट किया जा सकता है, DI/VI, ठीक है। एंड देन इफ इट इज डन इवन मोर एक्यूरेटली, देन इट इज represented using an integral, ठीक है, डेंसिटी इंटू dV का इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको ये अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए आपको ये कैलकुलस वगैरह का एस्पेक्ट पता नहीं है, बट इस समेशन को ही इंटीग्रेशन बोल देते हैं, ठीक है, कैलकुलस में। when very small parts are added together, they are called as an integration. इतना क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो ये तो मैंने मास डेंसिटी के बारे में बात करी, ठीक है, और उससे कैसे हम लोग यूज करते हैं मास निकालने के लिए। अब ऐसा है दैट सिर्फ डेंसिटी जो वर्ड है ये सिर्फ मास के लिए नहीं यूज होता, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर प्रॉपर्टी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे फॉर एग्जांपल देयर कुड बी समथिंग कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पर अब आप नोटिस करोगे जब हम लोग लेट्स से किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कोई एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कैसा होता है, इन दोनों एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, है ना। डॉट से मैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा जूनियर क्लासेस का, राइट। अब यहाँ पर कैसा है, क्योंकि दोनों एटम सेम है, ठीक है, दोनों एटम सेम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दे आर यूनिफॉर्मली शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है, यूनिफॉर्मली शेयर्ड है, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है वो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर मान लो मैं ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ HCl, तो इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, बट व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट क्लोरीन ज्यादा खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, राइट। यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर कम नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसको हम लोग ऐसे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, लेट मी नॉट यूज दिस सिंबल, इसको हम लोग ऐसे पार्शियल पॉजिटिव रीजन कहेंगे, ठीक है, और इस साइड को हम लोग ऐसे पार्शियल नेगेटिव रीजन कहेंगे। ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल देयर इज नो चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल, बट कैसा हो गया, चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं बचा। तो अब मैं कैसा बोलूंगा, ये जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज, या फिर आई कैन ऑल्सो यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी HCl मॉलिक्यूल में, यहाँ Cl की तरह। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी वर्ड है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज जस्ट यूज्ड फॉर मास,
It is a term that can be used for any property that is distributed in a region. तो वैसे ही ये टर्म डेंसिटी जो है ये प्रोबेबिलिटी के साथ में भी यहाँ पर यूज हो रहा है. क्यों? बिकॉज ऐसा नहीं है दैट न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, हर जगह पर प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है. प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है. एंड दैट इज व्हाई दिस टर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज बीइंग डिस्कस्ड. अभी समझ में आया वर्ड डेंसिटी क्यों यूज किया जा रहा है? Sir, previously when you were explaining the charge density, you cancelled the word charge and replaced it by electron because charge is the flow of electrons, right? नहीं, वो चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था. दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉन. Okay. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही शेयर होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स जब फॉर्म होते हैं. Yeah, got it. नाउ अब नोटिस करना, जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डेफिनेशन होगा, इट इज ऑन द सेम लाइंस हाउ अ मास डेंसिटी का डेफिनेशन वुड बी. जैसे मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. राइट, थोड़ा उसको अच्छे से लिखेंगे तो कैसा रहेगा, दिस साई स्क्वायर is equal to probability of finding the electron in a region upon volume of the region. ठीक है. अब नोटिस करना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये साई स्क्वायर को वॉल्यूम ऑफ द रीजन से मल्टीप्लाई कर दूंगा. राइट, ये वॉल्यूम ऑफ रीजन को लेफ्ट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस करना ये वॉल्यूम ऑफ रीजन कैसे सोचा जाता है. तो अगर मान लो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहा हूँ, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा न्यूक्लियस जो है वो ओरिजिन पर है और उसके अराउंड मुझे कोई जनरल वॉल्यूम डिस्क्राइब करनी है, तो मैं कैसे डिस्क्राइब करता हूँ. ठीक है, नोटिस करना, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये कोई पॉइंट है x, y, z. इस पॉइंट के अराउंड मुझे वॉल्यूम डिस्क्राइब करनी है. तो वो वॉल्यूम डिस्क्राइब करी जाती है अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जिसके डायमेंशंस होंगे dx, dy, dz. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, dx इंटू dy इंटू dz, लाइक लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ये समझ में आया? राइट, कोई भी जनरल वॉल्यूम मुझे डिस्क्राइब करनी है ना. इफ आई वांट टू डिस्क्राइब अ जनरल वॉल्यूम ऑफ अ रीजन, तो यही मेरे लिए तरीका रहेगा, है कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अपॉन dx, dy, dz. ठीक है, और फिर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, इस dx, dy, dz को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा एंड एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है ये खुद वेरी करेगा ना, इट इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z. तो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकता है, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन करा जाता है. ठीक है, एंड ये लिमिट्स मेरी रहेंगी वो रीजन डिफाइन करने के लिए जिस रीजन में मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ. तो ये स्टेप समझ में है कैसे प्रोबेबिलिटी करी जाती है कैलकुलेट. ठीक है, आपको ये इंटीग्रेशन नहीं करना आएगा, लाइक आपको सिंगल इंटीग्रेशन नहीं करना आता, भाई ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या करोगे. ठीक है, हाँ. Sir, why did we take the volume of cuboid only? As in, why only cuboid? It could have been any other thing, right? हाँ, ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाउएवर जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक जनरल रीजन की तलाश है. ठीक है, तो इवन इफ आई टेक दिस एज अ जनरल रीजन, it's okay, my answer should come. Even if I would have taken some other general region, my answers should have come. ठीक है, जैसे इनफैक्ट अब आप नोटिस करना,
ठीक है, ये क्वेश्चन होल्ड पे रखना। जैसा मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, राइट। ये आपको याद है, हम लोगों ने साई को एक्स वाई जेड की जगह आर थीटा फाइव लिखा था, है ना। और इसमें अब आप नोटिस करते थे दैट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता था, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो अब नोटिस करना दैट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो तो टोटल वेव फंक्शन से मिलती है, बट दैट टोटल प्रोबेबिलिटी is actually a multiplication of the radial probability and the angular probability, ठीक है। जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी रेडियल वेव फंक्शन को सॉल्व करके मिलेगी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी एंगुलर वेव फंक्शन को सॉल्व करके मिलेगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिलता है। नाउ अब हमारे सिलेबस में क्या करा है, इसके ऊपर फोकस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वाला पार्ट तो चैलेंजिंग था, ऊपर ये एक्स वाई जेड वाला पार्ट तो चैलेंजिंग है ही सही, उसको तो हमने स्किप करके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए। बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जो रेडियल और एंगुलर पार्ट आ जाते हैं अलग अलग, उसमें एंगुलर पार्ट काफी चैलेंजिंग होता है, तो हम लोग इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन नहीं करते हैं। बट रेडियल पार्ट जो है, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो कैसा दिखता है और उससे कैसे रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आता है, वो हम लोग जरूर अभी फोकस करेंगे, वो जरूर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, राइट। तो ये कैसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे नोटिस करना, माय हेडिंग बिकम्स रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम देखना किस तरीके से चीजें समझेंगे, ये फ्लो ऑफ टॉपिक समझना। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एम्पलीट्यूड, राइट। जैसे हम लोगों ने ऊपर स्टार्ट किया था ना, वैसे ही हम लोग फ्लो में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस करेंगे, हम लोग नोटिस करेंगे दैट किसी भी ऑर्बिटल के लिए एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ आर, एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। ओरिजिन पर मेरा न्यूक्लियस रखा हुआ है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन वेव होगी अराउंड द न्यूक्लियस, उसका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस चेंजेस। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, राइट। फिर इसके आगे क्या नेक्स्ट स्टेप करते थे, याद है आपको, ऊपर आपने किया था, व्हाट इज इट दैट वी लुक फॉर, हम लोग स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे फोकस करते थे, राइट। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हमें क्या देता था, हमें देता था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। बट यहाँ पे मैं कौन सा एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं रेडियल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड जो है वो स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। ये किसने बताया था, मैक्स बॉर्न ने, ठीक है। कैसे करा था वो हमको नहीं पता, like we did not get into that detail that how square of the amplitude is related to probability density. That is something which requires a much more intense mathematical background, but we understand, or we need to remember this, that square of the amplitude is equal to the probability density. यहाँ पर square of the radial wave function का amplitude करा जा रहा है, तो it will give us the radial probability density of the wave function, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम लोग इससे कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते थे, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्राइब करा था, साई स्क्वायर क्या था, साई स्क्वायर इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन अपॉन वॉल्यूम इन अ रीजन, है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डेफिनेशन ये हो गया ना, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर नोटिस करना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम ऑफ अ रीजन कैसे डिस्क्राइब करा जाता है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो मैंने आपको dx dy dz कर दिया था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जनरल रीजन का वॉल्यूम
कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये वर्सेस आर इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैं ग्राफ्स बनवाऊंगा, ठीक है। ये ग्राफ्स के लिए एक्चुअली मैं मेहनत करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। इसके लिए मैंने वर्सेस वर्सेस लिखा हुआ है। नाउ अब नोटिस करना वॉल्यूम ऑफ अ रीजन। तो नोटिस करना व्हाट इज और हाउ इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरल वॉल्यूम ऑफ रीजन इज थॉट अबाउट, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो ओरिजिन पर है, ठीक है। इसके अराउंड जनरल रीजन कैसे सोचा जाता है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? वॉल्यूम ऑफ अ थिन शेल एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। यहाँ पे रीड करो, वॉल्यूम ऑफ अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इज वॉल्यूम ऑफ अ थिन शेल। थिन शेल, थिन शेल का थिकनेस क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ थिन शेल ऑफ थिकनेस dr at a distance r from the nucleus. So ये न्यूक्लियस है एट द ओरिजिन, यहाँ से r डिस्टेंस के अराउंड कोई भी जनरल r डिस्टेंस पर, ठीक है। हम लोग एक बहुत ही थिन से शेल के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका थिकनेस है dr एंड ऑफ कोर्स dr इज मच मच लेस देन r, ठीक है। ये समझ में आया एक जनरल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रीजन हमारा पिक करने का तरीका, ठीक है। अब इस वॉल्यूम का कैलकुलेशन भी आप नोटिस करना, ठीक है। इस वॉल्यूम का कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो शेल है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है। या तो इसको आप ये a क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपैंड कर लो, ठीक है। आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता होगा, उससे आप एक्सपैंड कर सकते हो। या फिर आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो दैट वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो ये जो एरिया हो गया यहाँ पे सरफेस एरिया, वो क्या हो गया? 4πr², राइट। और थिकनेस कितनी है यहाँ पे जो हम अपन हाइट बोलते हैं, वो dr है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये वॉल्यूम समझ में आया? जो वॉल्यूम हम लोग बोल रहे हैं dv, वॉल्यूम ऑफ दिस इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रीजन dv, दैट इज इक्वल टू 4πr² into dr. Is this clear? तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ साई स्क्वायर r इज इक्वल टू रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द रीजन 4πr² dr, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू साई स्क्वायर r इंटू 4πr² dr का इंटीग्रल, ठीक है। एंड देन जिस भी रीजन में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो मैं लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दूंगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो मान लो इफ आई पुट द लोअर लिमिट एज 0 and upper limit as infinity, what do you think my answer should come out to be? ये न्यूक्लियस है, r equal to 0 and far 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 away r equal to infinity. तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? So it will approach 0. नहीं 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 नहीं, 100%. 100% हो जाएगी ना, 1 हो जाएगी ना। न्यूक्लियस एंड फार फार अवे के बीच में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, सही है कि नहीं? Understand. राइट। अगर मान लो मैं ऐसे लिमिट्स डाल दूंगा 0 से r1, तो ये मुझे क्या दे देगा? न्यूक्लियस एंड r1 डिस्टेंस के बीच में जो भी रीजन है, जो भी वॉल्यूम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। ये समझ में आया? हाउ द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन वर्क। अगर मान लो मैं ये इंटीग्रेशन किसी r1 से r2 कर रहा होता,
तो what do you think it would give me? It would give me the radial probability of finding electron in region between R1 and R2. So basically मान लो ये न्यूक्लियस है, ये R1 है और ये R2 है, राइट. सो ये R1 पर स्फीयर हो गया और R2 पर स्फीयर हो गया, तो उनके बीच में जो भी वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ना मुझे, है कि नहीं, इस रीजन में. समझ में आया हाउ द इंटीग्रेशन विल वर्क? Sir, can I ask something? हाँ, एक मिनट. दिव्या, यहाँ पर हम लोग सिर्फ रेडियल, आप नोटिस करोगे मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ. अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, तो साई स्क्वायर जो कि आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड करता है, डी आर डी थीटा डी फाई तीनों का इंटीग्रेशन करना पड़ता है अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो. ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया ये जो एंगुलर वाला पार्ट है ये हमारे बस का नहीं है. अभी हम लोग यहाँ पर रेडियल वाले पार्ट को अलग से देख रहे हैं. और क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि नेचुरली जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेव फंक्शन लिखते हैं तो वो अपने आप रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में अलग अलग ब्रेक हो जाता है. तो अगर मैं रेडियल पार्ट को अलग से एनालाइज कर लूँ, एंगुलर पार्ट को अलग से एनालाइज कर लूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे टोटल का आंसर मिल ही जाएगा. ठीक है, तो इसलिए अभी हम सिर्फ रेडियल वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, हाँ बोलो नैन. Yes, sir. So, sir, when you said that you keep the limit as 0 to infinity, in that case, the probability of finding the electron will be 1. So, sir, like basically we say that as we move away from the nucleus, the probability of finding the electron becomes lesser. So, that's why I got confused and I said that it will approach 0 because I thought we were talking about like the number of electrons. But so because it's probability, we say that it will be 1, right? That at least 1 electron will be found. नहीं, सो ओके. पहली बात तो मैं ये सारा डिस्कशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, नंबर 1 थिंग. देन व्हाट आई एम गेटिंग आउट एज अ रिजल्ट, ठीक है, इज द probability or radial probability of finding the electron in a region around the nucleus. अब अगर वो रीजन 0 से इंफिनिटी के बीच में है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो होगा ही, सही ना? Yes, because it's single electron. Right? So that's why the answer was 1. Yeah, now I got it. Thank you. ठीक है, तो अब आप नोटिस करना जब हम लोग ये वाला पार्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसा आपने बोला नैन कि यू नो सर ऐसा तो नहीं है दैट न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, राइट. अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर कुछ और प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर कुछ अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट. व्हाट आई सेड वाज दैट ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमें बताता है how the probability is going to be in a region depending upon how you take the limits. ठीक है, so अगर मैं 0 से इंफिनिटी का लिमिट्स ले लूंगा तो वो तो हो जाएगा कलेक्टिवली इस एंटायर रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, अब अगर आप यहाँ से कनेक्ट करना चाहोगे ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे बनता है, तो ऑर्बिटल का डायग्राम एक्चुअली ऐसे बनता है. आप जो लिमिट्स डालते हो वो 0 से एक ऐसी रेडियस की वैल्यू डालते हो, ठीक है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी 90% या अराउंड 90% आ जाती है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी रहेगी ये 0.9 के बराबर आप करोगे और फिर ये आर का वैल्यू निकालते हो कि ये कितना होगा. तो उससे आपको ये बाउंड्री सरफेस ऑफ द ऑर्बिटल मिल जाता है. ठीक है, दैट इस रीजन के इनसाइड the probability of finding the electron will be 90%. ठीक है,
Also, sir, I was asking you in the previous one that for finding the volume, we took the volume of cuboid. So why just cuboid and not like any other thing like a cube or a So sphere? that is the choice of the coordinate system that you work with. That is what makes your maths a bit easier. So typically आप notice करोगे कि जब आप let's say एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपका जो सिस्टम है वो एक बॉक्स है, ठीक है, और आप उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लेकर उसको स्टडी करके उसका इंटीग्रेशन करके पूरे के पूरे सिस्टम की स्टडी करूंगा। तो वो जो छोटा पार्ट आप लेते हो वो ऐसा लेते हो विच इज बेस्ड अपॉन द चॉइस ऑफ योर ओवरऑल सिस्टम, योर कोऑर्डिनेट्स। तो आप यहाँ पे अगर आपका लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आप क्या करोगे, आप एक क्यूबॉइड को अपना एक जनरल रीजन मानोगे और फिर उसी को लाइक एडअप करके बड़ा बनाओगे ताकि पूरा का पूरा सिस्टम स्टडी कर सको। आप जब फिजिक्स में आगे लाइक पढ़ोगे, आप लेट्स से स्फेरिकल रीजन पढ़ोगे, ठीक है, आपको एक स्फीयर को एनालाइज करना होगा, ठीक है, एक स्फीयर सिस्टम को एनालाइज करना होगा, तो आप क्या करोगे, आप एक इनफाइनाइटेसिमल रीजन को ना एक ये शेल मान के स्टार्ट करोगे और फिर शेल को आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, तो आपको पूरे सिस्टम के बारे में आइडिया लगेगा। कल को आप किसी सिलेंड्रिकल रीजन को एनालाइज करोगे, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट बाय टेकिंग अ रिंग एज योर जनरल रीजन, इनफाइनाइट स्मॉल जनरल रीजन, एंड देन उस रिंग को आप फिर इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, देन कम अप विद द आंसर, ठीक है। तो these are mathematical ways of trying to understand larger systems. Understood. Thank you. ठीक है, ये आप एक्सप्लोर करोगे 12th क्लास में, बहुत करोगे। Okay, sir. हाँ करेक्ट गार्गी, मतलब अगर आप लाइक यहाँ पर ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स लाइक 1 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर डाल दोगे, राइट, न्यूक्लियस आपका ओरिजिन पर है, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऑलमोस्ट 0 ही आएगी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब नोटिस करना, Why? नहीं बिकॉज ये ऐसा मैंने बताया ना, जैसे आपको ये जो कैलकुलेशन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अलग होगी, इस डिस्टेंस पर अलग होगी, इस डिस्टेंस पर अलग होगी, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो अब मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा, अभी जस्ट अपन नीचे यही देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ्स हम लोग देखेंगे उसमें मतलब आप नोटिस करोगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पे भी 0 रहता है और फार फार अवे भी 0 रहता है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज करके डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ी देर दिखाता हूँ अभी। हाँ बोलो। So, if we have to find the probability of the probability at a distance r1, then we will take the limits as r1 and dr1. Sorry, r1 plus dr1. r1 plus dr. Okay. ठीक है, मतलब ये जो मैथ्स है ना, इससे if you want to calculate the probability of finding the electron at a region r1, ठीक है, at r1, तो एक्चुअली ये गलत लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। टिपिकली अराउंड r1 यूज करा जाता है। व्हाट यू डू इज r1 के अराउंड एक dr थिकनेस का शेल के अंदर कैसा प्रोबेबिलिटी रहेगा वो आप निकालोगे, Okay, sir. ठीक है। ऑलराइट, सो ये आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है, फ्लो ऑफ स्टेप्स है, ठीक है। आपको अब इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना आता नहीं है, बट दिस इज द फ्लो। नाउ अब इसमें
नोटिस करना, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज अब देखेंगे आगे। तो एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे एम्पलीट्यूड, हाउ इट वेरीज विद आर। एक देखेंगे साइज स्क्वायर का, ठीक है, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कैसे वो वेरी कर रहा है विद आर फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड थर्ड ग्राफ जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, नोटिस करना, वो थर्ड ग्राफ रहेगा इस तरीके से, साइज स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है। ये ग्राफ में जो y एक्सिस है वो ऐसा चूज किया जा रहा है, दिस इज द y एक्सिस दैट हैज बीन चोजन एंड दिस इज द x एक्सिस। नाउ यू कैन नोटिस ये ऐसा y और ऐसा x क्यों चूज करा जा रहा है, बिकॉज ऐसा करने से जो एरिया अंडर द ग्राफ है दैट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या आपको ये नॉलेज है दैट एरिया अंडर अ ग्राफ इज इक्वल टू द इंटीग्रल y dx? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है? नहीं। No, नहीं। sir. तो ओके, ऐसा होता है। अब आई थिंक ये आपको वैसे फिजिक्स में पढ़ा देना चाहिए था, आई डोंट नो अभी तक क्यों नहीं पढ़ा है। बट एरिया अंडर द ग्राफ जो रहता है, कोई मान लो एक फंक्शन है y, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आप लोगों ने देखा था ना ये जैसे लीनियर ग्राफ है, हाँ, जैसा आपने पढ़ा होगा ना एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा है, जैसे गार्गी ने पॉइंट आउट करा है। हाँ हाँ, तो वही तो हो गया ना, लाइक ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ है, राइट। तो अगर आप इंटीग्रल v dt करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है ना। एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो ऐसे इंटीग्रेशन से भी आ जाता है, ठीक है। अब आपको ये प्रैक्टिस नहीं करवा रहा मैं, ठीक है, ये मान के चल लो दैट इंटीग्रल y dx, ठीक है, कोई y वर्सेस x ग्राफ है, तो इंटीग्रल y dx विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो जैसे, चलो यार मैं एक प्रैक्टिस ही करा देता हूँ वरना आप फिर थोड़े से ऐसे अधूरे से फील करोगे। सो लेट मी डू दिस एक्सरसाइज फॉर यू। y is equal to x प्लस 1, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ प्लॉट करना आता है आपको? yes. कैसा ग्राफ रहेगा? x इक्वल टू 0 के लिए y 1 है, x इक्वल टू 1 के लिए y 2 है, x इक्वल टू 2 के लिए y 3 है कि नहीं? ऐसा लीनियर ग्राफ रहेगा, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर. अच्छा, अगर अब आपको मैं बोलूं एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये ग्राफ हो गया, इसके अंडर का एरिया मुझे निकाल के बताओ, ये एरिया मुझे निकाल के बताओ। तो कैसे निकालोगे इस एरिया को? क्या आपको ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालना आता है? आता है कि नहीं आता है? कैसे निकालते हैं? half into sum of parallel sides into height. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड क्या हो गई? एक तो 2 हो गई है ना, और Yes. एक 3 हो गई, और इंटू क्या होता है जो हाइट है? Height. कितना है? 1. 1. तो कितना आ गया? 2.5 आंसर आ गया आपका। हाँ है कि नहीं? सर. अब मैं कह रहा हूं कि यही एरिया, इसी चीज का आंसर आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, इफ यू डू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और लिमिट्स आप x की डालोगे 1 से 2, राइट, 1 से 2 है ना ये x की लिमिट्स, तो आपको ये सेम एरिया मिल जाएगा। जरा करके देखो, ये इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना, इतना इंटीग्रेशन आपको आता है? नहीं सर, हमने No इंटीग्रेशन sir, बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया। started. अच्छा, बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं करा है क्या? No sir. No sir. कौन पढ़ा रहा है तुमको फिजिक्स? KBP sir. बट अभी फिजिक्स में करा क्या क्या दिया है तुम लोगों को?
सब वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन पे हैं। वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन पर ही चल रहे हो? मैक्सिमम और मिनिमम आप ही पढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, अभी मतलब आई थिंक चलो ठीक है। अब फिर ऐसा करो कि मान लो, ठीक है मैं कह रहा हूं तो मान लो कि जब आप ये इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ये सेम एरिया मिल जाता है, ठीक है। अब मैं एक्चुअली फिर पूरा कैलकुलस मतलब नहीं पढ़ाने बैठूंगा, अब मान के ही चलो आप दैट एरिया अंडर अ ग्राफ इज गिवन बाय इंटीग्रल y dx, ठीक है। ये चीज आप मान के चलो दैट अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ y वर्सेस x, ठीक है, सो एरिया अंडर द ग्राफ इज y dx। तो यहाँ पर जो y मैंने चूज किया वो क्या है, साई स्क्वायर r इंटू 4πr², लाइक साई स्क्वायर इंटू 4πr², ये मेरा y हो गया। और x एक्सिस पे मेरा क्या है r, ठीक है। तो साई स्क्वायर 4πr² इंटू डी आर, ये मेरा एरिया हो जाएगा। एंड ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा दैट दिस इज व्हाट इज गिविंग मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग द और फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना। ऊपर जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था ना that this psi square r 4πr² dr is equal to the radial probability of finding the electron, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ्स मैं एक्चुअली ड्रॉ करूंगा फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। कौन से ग्राफ्स हैं, एक है साई आर वर्सेस आर, एक है साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, और तीसरा कौन सा है, साई स्क्वायर आर 4πr² वर्सेस आर। इन तीनों ग्राफ के नाम याद रखने। पहले ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, when I'll be plotting psi r versus r, what is it that I get? Amplitude of radial. I'll get the amplitude of the radial wave function. I'll get to know that how the amplitude of the radial wave function is varying as a distance from the nucleus. दूसरे ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, Radial probability density. Radial probability density of the wave function. और तीसरे ग्राफ से मुझे मिलेगा एरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस ग्राफ का नाम रहता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालने से मुझे एक्चुअली रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये ग्राफ जैसा भी बनेगा, ठीक है, रैंडमली कुछ भी बन सकता है। जैसे आपने थोड़ा बहुत ग्राफ सीखे ना, आपने कैसे सीखा है, आपने स्ट्रेट लाइन सीखा है, ठीक है, आपने पैराबोला सीखा है, राइट, आपने हाइपरबोला सीखा है, राइट। इसमें जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो इसमें अब आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, ये r1 डिस्टेंस हो गया, ये r2 डिस्टेंस हो गया, इनके बीच का एरिया जो रहेगा, ठीक है, एरिया बिटवीन r1 एंड r2 दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, वो देगा मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ्स वर्क करते हैं, ठीक है। तीन ग्राफ्स हम लोग देखेंगे, समझ में आया? कौन से तीन ग्राफ देखेंगे, याद रखो ये तीनों ग्राफ्स, साई आर वर्सेस आर, इससे मुझे क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन। साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, इससे मुझे मिलेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड थर्ड विल बी साई स्क्वायर आर 4πr² वर्सेस आर, इसको मैं कहूंगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट। एंड इसका एरिया अंडर द ग्राफ विल एक्चुअली गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फ्लो रहता है ऑफ हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया? हाँ, so what is the difference between the second graph and the third, as in what's the difference between radial probability density and distribution? radial probability density is just telling me that how the density is
वेरिंग फ्रॉम न्यूक्लियस. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक द सेम एग्जांपल ऑफ अ बॉडी, द मास एंड द बॉडी. तो लेट्स से फॉर इमेजिन, आपकी बॉडी का एक सेंटर पॉइंट आप इमेजिन करो. ठीक है, एंड उस सेंटर पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. Yeah. सो दैट इज व्हाट दिस ग्राफ इज गोइंग टू टेल मी, कि आपकी बॉडी के सेंटर पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर कैसी डेंसिटी प्रेजेंट होगी. अब जो थर्ड वाला ग्राफ है वो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, वो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, दैट एरिया अंडर दैट ग्राफ इज गोइंग टू गिव मी द मास, और यू कैन से यहां पर प्रोबेबिलिटी at whatever region you want to calculate. ठीक है, मतलब ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो ही आपका मास आता है. वैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी आएगा. हाँ सर. ठीक है, बट इट्स नॉट रियली अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इट्स एक्चुअली इंटीग्रेशन. ठीक है, अब इस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जा रहा है ऑन दिस y वर्सेस x ग्राफ, ताकि एरिया अंडर द ग्राफ जो रहता है, जो y dx होगा, वो मुझे प्रोबेबिलिटी दे दे. ठीक है, तो डेलिबरेटली ऐसा ग्राफ ड्रॉ करा जा रहा है ताकि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. एंड इस ग्राफ को एक नाम दे दिया है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अगर मैं लाइक इस ग्राफ का छोटा छोटा थिकनेसेस का, मतलब मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट? तो इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल थिकनेस का रीजन और वहां पर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये जो एरिया है मुझे क्या बता देगा? इट विल टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट रीजन और अराउंड दैट रीजन, अराउंड दैट स्मॉल रीजन. Yes. अब अगर मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन करूंगा, लाइक ये R1 और ये R1 प्लस DR था, ये कुछ R2 और ये R2 प्लस DR है ना? और मुझे यहाँ का जो एरिया है ये कम आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस एरिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर अराउंड R1 एंड लेस अराउंड R2? ऐसे बोल सकता हूँ ना, because area under the graph is what is giving me the probability. है कि नहीं? Yes, sir. So it is therefore called as radial probability distribution. It is going to give me an answer to how the probability of finding the electron is going to vary as a distance from the nucleus. ठीक है? So, sir, radial probability distribution can give us the probability for any particular point, any particular region which we want, and radial probability density gives it for the whole region. Radial probability density का graph जो है, it will give you the radial. इस graph में we are not going to do actually, इस graph में like if you do this psi square r versus r, ठीक है, and इसमें आप इंटीग्रेशन करके कुछ निकालना चाहोगे तो दिस इज मीनिंगलेस टू मी, लाइक दिस डज नॉट होल्ड एनी मीनिंग टू मी. साई स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन कर लिया, दिस डज नॉट होल्ड एनी मीनिंग. व्हाट हेल्ड मीनिंग इज सिंपली द ग्राफ यहाँ पर, कि हाउ इज द radial density varying with r, radial probability density, how is it varying with r? इंटीग्रेशन मेरे लिए यूजफुल रहा इन दिस थर्ड ग्राफ. ठीक है, आई थिंक आप ना टू मच डिटेल में जाना चाह रहे हो ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट
हु केम अप विद दिस कि पहले ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर ये ड्रॉ करके आंसर निकालेंगे? उसके लिए ना काफी सारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए है. अभी आप लोगों की इतनी मैच्योरिटी नहीं है दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस इज डन. ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर फ्लो बता रहा हूँ. ठीक है, आप जैसे नोटिस करोगे ना, मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है स्टेप्स टेकन फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नाउ राइट नाउ what you are trying to do is you are maybe trying to understand that why these steps are taken. Isn't there some other way? Isn't there some other way of thinking about probability of finding the electron? Or you are thinking on these directions that ये जो steps आप बता रहे हो, ठीक है, उन steps के बारे में जिसने सोचा उसने सोचा कैसे, right? So those are really good questions to understand and explore, but not something which you will be able to understand right now because आपको proper mathematical background है नहीं. ठीक है, so you won't be able to connect those dots. इसके लिए इसीलिए I am saying that just notice, जैसे हम लोग results notice करते जा रहे थे ना, वैसे ही आप notice करो that how probability of finding the electron is calculated. ठीक है, सबसे पहले amplitude calculate करा जाता है. ठीक है, then उसका square करा जाता है, एंड उस स्क्वायर को मैक्स बोर्न ने बोला दैट इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. एंड देन फिर उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करके, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करके एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है. अब इंटीग्रेशन तो आपको करवाया जा नहीं रहा है, लाइक दैट इज नॉट द मैथ दैट आई एम डूइंग, बट एटलीस्ट आई एम गोइंग टू हेल्प यू विजुअलाइज दैट ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ between this on the y-axis and that on the x-axis, such that the integral y dx, the area under the graph, helps you visualize the probability of finding the electron. ठीक है? हाँ सर, थैंक यू. Now, अब ये ग्राफ्स, लेट्स से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये सारे ग्राफ्स बनाने हैं, तो आप शुरू हो जाओ. कैसे शुरू हो जाओगे? आप लास्ट क्लास के नोट्स में जाओगे. ठीक है, मैंने आपको वेव फंक्शन दिए हुए ही हैं. ठीक है, मान लो ये 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मैंने आपको दिया हुआ है, तो अब आप शुरू हो जाओ. इनफैक्ट मैंने ऊपर इसको इलैबोरेट करके भी लिखा था यहाँ पर. हाँ, ये 1s का वेव फंक्शन लिखा है. ठीक है, तो अब आपको मैं बोलूँगा ये वेव फंक्शन लिखा है, सबसे पहले मुझे इसका साई आर वर्सेस आर का ग्राफ बना के दिखाओगे. तो क्या आप शुरू हो सकते हो बनाना? राइट, कैसे? आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट होते हैं r इक्वल टू 0 पर. r इक्वल टू 0 पर इफ आई पुट r इक्वल टू 0 इन दिस ग्राफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? e की पावर 0 क्या हो जाता है? 1, है ना? और ये सब कांस्टेंट है, a नॉट 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है. तो r इक्वल टू 0 पर ग्राफ यहाँ पे कहीं से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है, जहां से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर आप नोटिस कर रहे हो कि ये कैसा ग्राफ है. मतलब इफ आई लाइक ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, ये सब कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया? व्हाट डज दिस टर्म? इट इज लाइक e की पावर -x, है ना? तो अगर मैं x बढ़ाता जाऊंगा तो कैन यू सी दैट y का वैल्यू कम होता जाएगा, है कि नहीं? हाँ. तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा. इसको एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं. दिस इज नॉट कॉल्ड हाइपरबोला. इट लुक्स समथिंग लाइक हाइपरबोला, बट दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डीके. ठीक है, तो ऐसा ये ग्राफ बनता जाएगा. आपका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा, एंड फार 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 अवे ये 0 को अप्रोच करेगा. इट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, बट इट विल अप्रोच द एक्स एक्सिस. ऐसा बन रहा है ये ग्राफ, है कि नहीं? यस सर. अच्छा, फिर अगर मैं इसका स्क्वायर करने के लिए आपको बोलूंगा, तो आप बोलोगे ठीक है, मतलब जो भी वैल्यूज आ रही है उनको स्क्वायर कर दो. तो जो ग्राफ का नेचर है वो वैसा ही रहेगा, मतलब स्केल चेंज हो जाएगा, बट नेचर तो ऐसा ही रहेगा ना. इट विल स्टिल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ हायर पॉइंट एंड देन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, है ना? इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ. अब यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं
कि यू नो सारे ऑर्बिटल्स के लिए करना शुरू कर दो, सबका मैंने आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है, सबके लिए शुरू हो जाओ, ठीक है। तो आप करोगे, कर सकते हो, आपको टाइम मिलेगा इनफ तो आप करना शुरू भी कर सकते हो, बट आई एम हियर टू सेव योर टाइम, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू ड्रॉ दीज ग्राफ्स विदाउट एक्चुअली नोइंग द फंक्शंस, क्योंकि मैंने आपको मना करा है ना फंक्शंस याद नहीं रखने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने अभी ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा बेस्ड ऑन सम पैटर्न्स दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन दीज ग्राफ्स, ठीक है। रफली ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा, नॉट प्रॉपर स्केल पर, ठीक है, बट उसमें जो एक रफ स्केच बनेगा, एक रफ ग्राफ बनेगा, वो आपको आइडिया लगने लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पे पैटर्न्स ऑब्जर्व करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करें पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। हाँ सर। सो पहला पैटर्न आप नोटिस करना, इज एट r इक्वल टू 0। अब अगर ग्राफ s ऑर्बिटल के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, अगर s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वेव फंक्शन बनाया जा रहा है, तो जो ग्राफ है वो किसी नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा। और अगर pdf ऑर्बिटल या किसी और ऑर्बिटल का ग्राफ बनाया जा रहा है तो वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। r इक्वल टू 0 पर जो एम्पलीट्यूड है वो भी 0 रहेगा फॉर pdf एंड एनी अदर ऑर्बिटल, सिर्फ s के लिए नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। ये मैंने कैसे डिसाइफर करा, इफ आई मेक यू नोटिस द वेव फंक्शंस, कैन यू सी, इसमें अगर मैं सिग्मा को 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो रहा है क्या? नहीं। इसमें अगर मैं सिग्मा को 0 पुट कर दूं तो ये फंक्शन 0 हो रहा है क्या? नहीं। इसमें अगर मैं सिग्मा इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा? हाँ। आप ये पार्ट नोटिस कर रहे हो? आर यू नोटिसिंग दिस सिग्मा? अगर ये सिग्मा में 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा ना, जबकि एस में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर आप 3D में नोटिस करोगे, कोई सा भी 3D, ठीक है, इसमें अगर मैं सिग्मा 0 पुट कर दूंगा, ठीक है, कोई भी P में भी अगर मैं सिग्मा 0 पुट कर दूंगा तो वो वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा ना। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये पैटर्न को हमने नोट कर लिया, ये पैटर्न को हमने यहाँ पे नोट करके रख लिया, दैट अगर किसी वेव फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें r इक्वल टू 0 पर वो ग्राफ 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर pdf ऑर्बिटल्स का होगा, s का है तो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा नोटिस करने वाला पॉइंट है दैट r इक्वल टू इंफिनिटी, फार 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 अवे, कैसा हो जाएगा? एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप सब ग्राफ्स में देखोगे, ठीक है, अगेन इफ यू नोटिस ऑल द ग्राफ्स, तो इसमें सब में ये e की पावर माइनस r वाला फंक्शन है, ठीक है। ये e की पावर माइनस r वाला फंक्शन इट बिकम्स 0 फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ r, ठीक है, इट अप्रोचेस 0। ये समझ में आया आपको? हाँ हाँ समझा समझा। ठीक है, सब में ऐसा रहता है So, और ये डोमिनेट भी करता है। हाँ हाँ बोलो बोलो। for the first one, when r is equal to 0, why are we observing sigma in it? For the For the first pattern which you showed us, that r is equal to 0, in that why do we observe sigma in like all the orbitals? ये r सिग्मा के अंदर ही r छुपा हुआ है ना, सिग्मा is equal to 2z r upon n a naught, Yeah, sorry. Thank God. ठीक है। नाउ इन दो के अलावा तीसरा पॉइंट जो नोटिस करने लायक है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दैट जहां जहां पर रेडियल नोड्स होंगे, यू रिमेंबर रेडियल नोड्स आर दोज लोकेशंस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, एंड वी ऑल्सो रिलेटेड टू द फैक्ट कि वहां पर एम्पलीट्यूड 0 होगा,
है ना, ये अपने लास्ट क्लास में नोटिस किया था ना। तो उन जगह पर जहां जहां पे रेडियल नोड्स होंगे, जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा एंड जो एम्पलीट्यूड है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। एम्पलीट्यूड तो कैसा है, मतलब इफ यू रिमेम्बर वो ड्रम वाला डायग्राम याद है, अपन ऐसे वो मेम्ब्रेन थी, इस मेम्ब्रेन को ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं, याद है वो विजुअलाइजेशन। यस सर। तो अब उसमें कैसा होता है, हमने जो 3D वेव जनरेट करी उसमें हम लोग कैसा बोल देंगे कि ऊपर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, नीचे एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, क्योंकि एक मीन पोजीशन डिस्क्राइब करनी पड़ती है ना। तो एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने ये वाला भी नोटिस किया था, मैंने आपको बताया था कि वो सिंपल जो रबर बैंड वाला है, इसमें मान लो इस तरीके का वेव फॉर्म जनरेट करा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड ये पॉजिटिव बोला जा रहा है, ठीक है, फिर जब नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो मैं कैसा कह रहा हूँ, ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है यहाँ पर नोड के अक्रॉस, ये नोड था, है ना। तो नोड्स के अक्रॉस एम्पलीट्यूड एक्चुअली साइन चेंज करता है। ठीक है, नोड पर 0 हो जाता है एम्पलीट्यूड एंड साइन चेंज हैपेंस। ठीक है, नाउ अब आप नोटिस करना, अगर अब मैं इन पैटर्न्स के बेसिस पर आपको ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा, ये साई आर वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा। ठीक है, एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, क्विकली प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट से मैं 1s ऑर्बिटल के लिए आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, सो 1s ऑर्बिटल के लिए क्या क्या चीजें मैंने आपको नोटिस करवाई। सबसे पहले r इक्वल टू 0 पर क्या ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा। नॉन जीरो वैल्यू। किसी नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में आप नोटिस करोगे, अब जैसे जैसे मैंने बताया आर इक्वल आर लार्ज हो जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ग्राफ 0 को अप्रोच करेगा, है ना। अच्छा, और 1s ऑर्बिटल में क्या कोई रेडियल नोड होता है। नो सर। तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर से नीचे आएगा, बट बीच में कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ कैसा है, सिंपली ऐसे बस डिके करता जाएगा। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ रहेगा 1s ऑर्बिटल का। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे तो ये आपका 1s ऑर्बिटल का ऐसा ग्राफ हो गया। ठीक है, और जो दूसरा ग्राफ है आप यहाँ पे नोटिस करोगे साई स्क्वायर आर वाला, तो इसको बेसिकली स्क्वायर ही कर देना है। ठीक है, जस्ट स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये सेम नेचर का रहेगा। अब स्केल तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर नहीं रहे, तो यू डोंट वरी अबाउट द स्केल, जस्ट नेचर नोटिस करो कैसा ग्राफ का नेचर है। ठीक है, अच्छा अब आप 2s के लिए अटेम्प्ट लेना चाहोगे। 2s के लिए कैसा दिखेगा। सर सिमिलर होगा बट बीच में एक्स एक्सिस को कट करेगा।
एक रेडियल नोड। हाँ, सो 2s में वापस से इफ आई ऑब्जर्व द पैटर्न्स जो मैंने स्टडी करे थे, ठीक है, कैसा था ग्राफ? नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में एक रेडियल नोड है, यानी कि ये नीचे आएगा और एक जगह पर कट करेगा, ठीक है, एक जगह पर ये कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव था, अब ये एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर ये क्या नीचे जाता ही जाएगा या फिर फार फार अवे जाने पर इट हैज टू अप्रोच जीरो? इसको जीरो अप्रोच करना है ना, फार फार अवे, तो ये ग्राफ ऐसा जाके फिर ये ऐसे जीरो को अप्रोच कर जाएगा। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, नोड के अक्रॉस साइन चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? Are you able to understand this? It will approach zero as and it will never actually reach zero. It will approach. It will never meet the x-axis there. So what is approaching zero? The amplitude? हाँ, the amplitude. Okay. ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे अब यहाँ पर, ठीक है, 2s का, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को। कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे नोड होगा वहां पे कट करेगा, फिर नेगेटिव होकर बट अगेन इट विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, ये समझ में आया? नो, अब अगर मैं आपको 2p के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा तो आपका क्या थॉट रहेगा? सोच के बताओ जरा। जीरो से स्टार्ट होगा। लाइक जीरो से स्टार्ट होगा, ये तो मैंने आपको बताया ही है। एंड कोई रेडियल नोड होता है 2p में? नहीं। 2p में कोई भी रेडियल नोड नहीं होता। एंगुलर नोड होता है, रेडियल नोड नहीं होता, है ना? सो नाउ अब 2p में आप नोटिस करोगे फार फार अवे भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें ग्राफ कैसा रहेगा? लाइक जीरो से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करेगा एंड देन फाइनली अगेन वुड बिकम और अप्रोच जीरो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ऊपर 2s वाले में साई स्क्वायर वाला पार्ट नोटिस करना। साई स्क्वायर वाला नहीं नोटिस कराया मैंने। यहाँ 2s के अंदर साई स्क्वायर में बस इतना कर देना है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। साई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करना है तो बस आप जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, गुड टू ड्रॉ। ठीक है, 2p में भी साई स्क्वायर वाला है, जस्ट स्केल चेंज हो जाएगा, नेचर वैसे का वैसे ही रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। अच्छा, व्हाट अबाउट 3s? 3s का ग्राफ कैसा होगा? एक अटेम्प्ट लो, कैसा होना चाहिए? How should the graph of 3s be? It will start from some non-zero value. Yes, sir. है ना?
हाँ It will start from some non-zero value and then So it will have two radial nodes. It will cut at 2 points, the x-axis. it will cut at 2 points. Right? तो ये कैसा दिखेगा अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे. ऊपर से स्टार्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, कट करेगा, फिर से वापस ऊपर जाएगा, कट करेगा, एंड देन ऊपर जाके इट विल देन अगेन ट्राई टू अप्रोच 0. समझ में आया? ठीक है. एंड साइज स्क्वायर का बनाना होगा तो बस जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो. ठीक है. एंड एक लर्निंग इसमें और जो रहेगी इज ये जो पीक्स है ना, इनकी साइज धीरे धीरे कम होती जाती है. मतलब दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द मैथ्स ऑफ द इक्वेशन ओनली. बट आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि साइज ऑफ द पीक्स जो है वो ऐसे डिक्रीज करती जाएंगी व्हेन यू विल ड्रॉ फॉर साई आर और साई स्क्वायर आर. इन दोनों का ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे. सर साइज स्क्वायर का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? Like, is it because साइज स्क्वायर will be positive always? हाँ, करेक्ट. Okay, sir. ठीक है. ना अब इसके बाद में नोटिस करना, थ्री पी का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो फटाफट. थ्री पी में कैसा रहेगा? एक ही जगह पे कट करेगा, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इंक्रीज करेगा, फिर वापस डिक्रीज करके एक जगह ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, साइन चेंज हो जाएगा वेव फंक्शन का, एंड देन इट विल अप्रोच 0. राइट? समझ में आया? है कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट. देन आप नोटिस करोगे
अगर मैं आपको 3D का, अच्छा हाँ ठीक है, 3D का ड्रॉ करवाऊंगा, 3D का ड्रॉ करने में कैसा होगा, देयर इज नो रेडियल नोड, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करेगा एंड देन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो रैंडम, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया है, तो आप एक अटेम्प्ट लो, 7f ऑर्बिटल का ग्राफ ड्रॉ करो, 7f का कैसा रहेगा। राइट, समझ में आया। It starts from 0 and cuts the x-axis at 3 points, right? ऐसे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, राइट। 3 रेडियल नोड्स होंगे, साइन चेंज होता रहेगा। और अगर इसी का मुझे साइज स्क्वायर वाला ग्राफ बनाना होगा तो लाइक जो नेगेटिव है बस उसको पॉजिटिव कर देना है, एंड ये जो पीक्स है इनका साइज ऐसे डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आओ किसी भी ऑर्बिटल का अब आप साई आर वर्सेस साई स्क्वायर आर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। ये तीसरा ग्राफ जो है वो भी आपको दिखाऊंगा, बट नॉट इन टुडेज क्लास, एंड टुमारोज डिस्कशन विल लुक एट दिस थर्ड ग्राफ आल्सो एंड अंडरस्टैंड किस तरीके से इट वर्क्स। ठीक है, चल ऑलराइट, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। किसी को कुछ डाउट पूछना है? नहीं, वो जानबूझ के नहीं करते हैं दिव्या, लाइक वी वांट दैट ग्राफ टू गिव अस द area which then gives us the probability of finding the electron। ठीक है, वो उसके पीछे की मैथ्स है, वो स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड चाहिए होता है उसके लिए समझने के लिए। हाँ हाँ, वैसे ही होता है नया।
So, sir, when you first asked us that question, that when you keep the limit from 0 to infinity, that time we said that the answer will be 1. तो दैट इज द ओवरऑल 0 से इंफिनिटी का रीजन ना. यहाँ पर लाइक आई एम, इफ दिस इज अप्रोचिंग 0, दैट मीन्स लाइक यहाँ पर इफ आई like try to think about it at this location, at this region, the amplitude itself is very small, the probability of finding the electron will be very small. ठीक है. इनफैक्ट जो इसका ग्राफ रहेगा ना, तो ये एरिया अंडर वाला ग्राफ जो है, मैं अगली क्लास में करवाऊंगा आपको, एरिया अंडर द ग्राफ भी नोटिस करना. तो ये जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक के बीच का एरिया रहेगा, दिस एंटायर एरिया, दैट विल बी इक्वल टू 1, highlighting the probability of finding the electron between 0 to infinity is 1. ठीक है. बट इफ यू लाइक वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी एट अ फार डिस्टेंस, लाइक आप यहाँ पर ये r1 डिस्टेंस एंड r2 डिस्टेंस विच आर लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अवे, यहाँ पे आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो एरिया ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग आ जाएगा. Okay. ठीक है. हम करते हैं ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, क्या कह रहे हो? So the probability between 0 and the orbital will be 2.9, right? हाँ. सो जो लाइक बाउंड्री सरफेस बनाई जाती है वो एक ऐसी जगह पे बनाई जाती है जिसके अंडर फिर ये जो एरिया है वो 0.9 या 90% आ जाए. ठीक है. मैं करता हूँ, मैं उस पार्ट पे करता हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में करता हूँ. So, from the electron density, that formula, is it possible to find nodes from that if we take the probability as 0, so we'll get the radius? हाँ, मतलब अपन ने यही तो करा था ना, जो वेव फंक्शन है उसको 0 पुट करा ना अपन ने, तो फाइंड द Yes, sir. So this say we can, right? या वेव फंक्शन से ही हमें नोड्स और प्रोबेबिलिटी सब मिलता है. वेव फंक्शंस आर योर स्टार्टिंग पॉइंट्स. Okay, sir. ठीक है. हाँ, देन क्या कह रहे हो? 29 जून का रिकॉर्डिंग रिया, वो इट इज नॉट समथिंग विच इज अ न्यू थिंग. जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, वो एक्चुअली रिकैप हो गया था उसमें. ठीक है. एंड डाउट डिस्कशन क्लास, डाउट डिस्कशन अपन अब करेंगे ना. लाइक मेरे को चैप्टर खत्म करा लेने दो. आई थिंक कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे और बीच बीच में डाउट डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इमीडिएटली डाउट नहीं आएगा. ठीक है. ओके. ठीक है. देन हाँ, क्या कह रहे हो गार्गी? क्वेश्चन 88 डन इन द लास्ट क्लास, क्या था उसमें? कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? ये वाला? नहीं, ये वाला. हाँ, n was 4. नहीं, n 4 नहीं है ना, n is the 3. it's the principal quantum number. ये देखो ना यहाँ पे 2rz/3a0. मैंने यहाँ पर 3 तो यूज किया है. हाँ, अच्छा. नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाला कौन सा है? ये वाला. हाँ, Not this one. Yeah, this one. So the degree is like 3, right? हाँ. इसमें एक्चुअली इन्होंने गड़बड़ लिख दिया है. एक्चुअली यहाँ पे 2zr/4a0 होना चाहिए था. ये क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया है, बट क्वेश्चन में कर दिया है तो अब हम तो क्वेश्चन का ही डेटा लेंगे ना. हाँ, तो आंसर भी चेंज हो जाता है. यहाँ पे 4a0 लेना चाहिए था. ओके, या. ठीक है. थैंक यू. क्या कह रहे हो हर्ष? You have made it compulsory for us to log into your meetings. मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है?
सर नहीं, आज साइन इन करने बोल रहा था, मतलब हम लोग मोबाइल के अलावा कोई डिवाइस से लॉगिन कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। अच्छा, हो रहा था सर, मैं तो ऐसा तो कुछ नहीं करा मैंने हाँ चीज। सर, हो रहा था, मैं भी लैपटॉप पे कर रहा हूँ। हाँ It was मतलब asking for signing. पता नहीं, मैं तो मतलब ये जूम नहीं अपडेट करा होगा बैकग्राउंड में। आई तो जस्ट शेयर द लिंक लाइक आई एवरी डे शेयर द लिंक्स। चलो, ऑल राइट देन। सर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? Yes, sir. So, we learned how to calculate the m value from the angular waveform, but how do we find the L value from it? I don't think we did that. आपको I went through the notes. उसमें इतना डिटेल मैंने बताया ही ना। जो एंगुलर वेव फंक्शन है इसमें मैंने आपको सिर्फ दो ही चीजें बताई हैं। एक ये कि अगर थीटा फाई नहीं है तो एस ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। और एक अगर सिर्फ थीटा फाई नहीं है तो पी जेड या डी जेड स्क्वायर रहेगा। बस इतना ध्यान रखने के लिए बोला है। बाकी फिर मैंने आपको बोला है कि अगर आपको स्टिल और डेप्थ में जाना होगा, एंगुलर वेव फंक्शन से आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप का ऑर्बिटल हो सकता है, तो फिर आप उसमें जाओ। ये तो आपको ये फाई का नोटिस करके फिगर आउट करना पड़ेगा, नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। Oh, okay, sir. No, I was just wondering in every question the L was given, so. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस।